जय हिंद, जय भारत, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं अमित कुमार और आप सभी का स्वागत है टीजीबी मीडिया में। और आज हम आए हैं मनेन्द्रगढ़ और हमारे बीच उपस्थित हैं परमेश्वर सिंह मरकाम जी, जो हैं संभागीय अध्यक्ष जनजाति गौरव समाज से। सर्वप्रथम स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं टीजीबी चैनल है उसको भी मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ, और आप हमारे बीच में उतनी दूर से चल कर के आए, माननीय अमित कुमार जी और हमारे जो डायरेक्टर हैं पुष्पा साहू जी, आप सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ। और सभी देखने वाले दर्शकों को भी मैं जय जोहार करता हूँ। और मैं आगे के लिए चाहूँगा कि हमसे क्या बातचीत करना है, आप अपनी बातों को हमारे सामने रखें। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। अच्छा, मेरा पहला सवाल आपसे ये रहेगा सर, वर्तमान जो स्थिति है आपके क्षेत्र में, आपकी समाज की कैसी है? जी जी। हमारे समाज में जैसा कि हम आज देख रहे हैं, बहुत सारी सुधार की आवश्यकता है, जी एजुकेशन की आवश्यकता है, जी आधुनिक पद्धति से खेती करके और कुछ मजबूत बनने की आवश्यकता है, और जो कर्मठता होना चाहिए, जी जिस प्रकार से कर्मशील होना चाहिए जी और काम करके सेल्फ जो डिपेंड होना चाहिए, ये अभी बहुत अच्छे तरीके से जी उभर नहीं पाया है हमारा समाज। और कई प्रकार से इसीलिए कर्मठता जुझारू नहीं होने के कारण में, जैसे कोई सरकारी योजना है उसको लाभ नहीं ले पाना और संघर्ष नहीं कर पाना। कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे हैं, जी पर जिस तरीके से होना चाहिए वैसा नहीं कर पाते हैं। हमारे समाज में एक तो कुछ न कुछ अभी भी रूढ़ी बना हुआ है। जैसे एक मानसिकता है कि हॉस्पिटल ले जाना है, स्वास्थ्य खराब है, तो अभी भी गांव में ये स्थिति है कि झाड़ फूंक जरूरी है। जी। तो ये जो बातें हैं, आधुनिकतम स्थिति में ज़िंदगी जीने के लिए अभी भी हमारा समाज थोड़ा सा पीछे है। अच्छा, जैसे रूढ़िवादी परंपरा का बात किए, तो जैसे आप लोगों का जो डांस है, नृत्य कला है, जो वेशभूषा है, वो लगभग कमी हो रहे है, उसमें आप अपने समाज को क्या बोलना चाहेंगे? जी, मैं संपूर्ण समाज को ये कहना चाहता हूँ कि जैसे पहले जो रामनवमी का कार्यक्रम होता था, या अभी भादों में जो कर्मा होता था, पहले हम लोग छोटे छोटे थे तो इतना धूमधाम से मनाया जाता था। व्रत रहते थे माताएं लोग, उनको नया साड़ी, नया ब्लाउज ये पहनना, फिर छोटे बच्चे होते थे उनके लिए नया कपड़ा, फिर 7 दिन माने 8 दिन तक लगातार, जैसे गणेश चतुर्थी के दूसरे दिन जी इसका एक वो जवा खुजलैया जिसको बोलते हैं वो जी बोया जाता था। और जहाँ उसका केंद्र होता था वहाँ पर लोग इकट्ठे होकर के और माताएं जी कर्मसेन या कर्मदेव की सेवा करते थे। जी और उसमें वाद्य यंत्र में मादर होता था, झांझ होता था, मंजीरा होता था। तो बुजुर्ग लोग उसको बड़े आदर और सम्मान के साथ उसको लेते थे, और आस्था का वो केंद्र होता था। आज भी है, बड़े धूमधाम से लोग मनाते हैं, आस्था है। लेकिन पूर्व में जो हमारे परंपरा से जो पूर्वज लोग किए, उस तरीके से धीरे धीरे धीरे, अब कारण क्या है समझ में नहीं आ रहा है। या तो फिर पाश्चात्य सभ्यता का संक्रमण हो रहा होगा, या फिर धीरे धीरे लोग उसको फालतू समझने लगे हों, ऐसा लगता है। तो उसमें भीड़ कम हो रहा है, लोग जुड़ कम रहे हैं, मतलब बहुत अच्छे तरीके से नहीं मना पा रहे हैं। लेकिन अभी भी जहाँ जहाँ कार्यक्रम होता है, अखड़ा होता है, और जहाँ पर बोया जाता है खुजलैया, गांव के लोग मिल करके फिर उसका पूरा सेवा करते हैं। शाम को उसका कहानी होता है। कहानी करने के लिए व्रत वाली जो महिलाएं हैं हवन करते हैं। हवन के बाद करमदेव के लिए वही मन्नत मांगते हैं कि हे करमदेव, हमारे जीवन को आप बहुत अच्छे से सुख समृद्धि देंगे, ताकि हमारे बाल बच्चे बहुत अच्छे तरीके से सुखी जीवन व्यतीत कर सकें, आगे बढ़ सकें। ऐसा कहते रहे, करते रहे। फिर इसके बाद जैसे सैला, ये भी हमारा एक आधुनिक नहीं कहें, ये कल्चर ही ऐसा हमारा है आदिवासियों में। फिर शुगा है। तो ये फसल काटने के बाद में हमारे समाज में एक प्रथा रहा है। अब उस समय तो टीवी उवी का कोई चलन नहीं था, और कुछ और भी ऐसे साधन नहीं रहते थे।
तो अन्न उपजाने के बाद ऐसा लगता था कि किसान भाई थक मंद करके और एकदम चूर चूर है, तो कुछ दिन के लिए उसको उत्सव के रूप में ले करके 15 दिन 1 महीना गांव-गांव में सुआ खेलना, फिर बड़े आदर के साथ उनको जैसे गीत गाते थे, जैसे मैया लेहे देहे वैसे ले आशीष, जैसे मैया लेहे देहे वैसे ले आशीष, अन्न धन घर तोर बाढ़े वैसे मैया ले आशीष। तो ये जो बात और प्रथा मेरे को इतना मन पसंद लगता है कि वो लोग आंगन में आकर के मंगल गान करते हैं और उस घर के सुख समृद्धि के लिए मंगल गान करके, और फिर इसके बाद ये ऐसा भी प्रथा रहा कि हर घर में जाना और थोड़ा थोड़ा अन्न का दान लेना, और सामूहिक रूप से ये लोग सबके साथ मिल करके यही क्रिया करते थे। लेकिन आज वो दिन महिलाओं के पास नहीं है, इधर हमारे भाइयों के पास नहीं है। धीरे धीरे जैसे बच्चे अब पढ़ने लगे बच्चे तो आउट में रहने लगे, शहरों में रहने लगे, नगरों में रहने लगे, तो उनको क्या है, इस चीज़ से धीरे धीरे वो लोग दूरी बनाना शुरू कर दिए। और कमी तो हमारे ही लोगों में है। जैसे आज हम विश्व आदिवासी दिवस का जो दिवस मनाए, उसमें हम लोगों ने प्रयास किया था कि अधिक से अधिक जो आदिवासी ड्रेस है उसी में पगड़ी बांधना, धोती पहन के आना, कुर्ता कमीज पहन के आना, उस परिधान में आप लोग उपस्थित होइएगा। तो ये भी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन परिधान भी धीरे धीरे गायब हो रहा है। ये जीन्स पैंट आकर के लोग, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, चाहे एजुकेशन के चलते ऐसा हो रहा है या फिर उस कल्चर को भूल रहे हैं। मेरे दिमाग में क्लियरिटी नहीं है, पर चिंता ज़रूर है कि आखिर हमारा धरोहर बचेगा कैसे, रोकथाम कैसे किया, उसका संरक्षण कैसे हो, और संरक्षण के साथ संवर्धन भी कैसे हो। ये क्योंकि मैं एक कला प्रेमी भी हूँ, और जैसे कर्मा का प्रेमी हो गया, ददरिया का प्रेमी हो गया, शैला का भी मैं प्रेमी हूँ, कर्मा का भी प्रेमी हूँ। इसलिए प्रेमी हूँ कि यही हमारा एक पहचान है। यदि एक दिन ये खत्म हो गया तो आदिवासी के पास रहेगा क्या? ये विषय के लिए मैं बड़ा गंभीरता से मनन कर रहा हूँ। मेरे लिए ऐसा कोई पहचान है, उसके लिए हम बहुत ही चिंतन करते हैं, और इस समस्या का निदान हम समाज में ढूंढ रहे हैं। उन बुजुर्गों को देख रहे हैं कि आप इस चीज़ को कैसे सहयोग करेंगे या कैसे हस्तांतरित करेंगे हमारे आने वाले भविष्य को। इसलिए हमको इसका ज़रूर चिंता है। मैं दर्शकों को भी चाहूँगा कि इस विषय पे आप लोग समझें और इसके बरकरार रखने के लिए कोई ना कोई प्लानिंग योजना करना चाहिए। अच्छा सर, अच्छा लगा आपसे बात सुन के। सर, अगला क्वेश्चन करने से पहले जो आप बीच में दोहा बोले, तो मैं चाहता हूं कि हमारे दर्शक को भी अच्छा लगेगा, एक आग दोहा और आप कुछ बोले सर, या चौपाई संदेश वाला। तो संदेश में ये है, अब उसके लिए तो नहीं कहूँगा, लेकिन वो जो बात है उसको मैं बोल गया क्योंकि वो थोड़ा सा याद है। पर संदेश में यही कहूँगा कि परहित सरिष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। ये जो परहित का बात है, लोक उपचार की बात है, लोकाचार में ये भाव आता है, तो ये लोकाचार भी कहते हैं। जैसे हम लोकाचार में ये है, हमारे यहाँ जैसे कहते हैं कोई आ गया, जैसे आप आए तो हमारे लिए आप पहुना हो गए। जी सर, मेहमान का शब्द का आज प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन पहले पहुना बोलते थे। पहुना जैसे आए, उनका चरण में मतलब कि थाली लोटा कंचन, उस थाली होता है उसमें पैर धोते थे और उसका अभिवादन करते थे। तो इस प्रकार का जो एक धार्मिक टाइप का परंपरा जो चला आता रहा है, उसमें ये है। तो वो दोहा को कैसे मैं बताऊं, और बहुत सारा बोलते भी हैं, अतिथि देवो भव, ये तो हमारे देश का कहना चाहिए एक बहुत बड़ा संस्कार है कि इसको लेकर के चलते हैं कि अतिथि देवो भव। अतिथि में 3 रूप देखा जाता है, जैसे ब्राह्मण, देवता और गुरु, ये तीनों का वास होता है। यदि मेहमान का सही सत्कार कर लिया तो तीनों देवों की पूजा हो जाती है, ऐसा भी माना गया है। तो हमारे यहाँ का जो कल्चर है बहुत ही महान है और बहुत ही पुरातन है और बहुत ही आदिकाल से चला आया है। तो ये जो छेरता वाला जो त्यौहार में बता रहा था कि इसमें जो शैला सुगा जो करते हैं अन्न फसल काटने के बाद,
तो उसका छेरता में समापन होता है। जी जो आज छत्तीसगढ़ में छेरता को छेरछेरा त्योहार भी बोलते हैं। जी तो माई मुर्गी मार दे, कोठिक धान हेर दे, ये जो कहावत है ये इधर चलता है। और लोग बड़े धूमधाम से 5 दिन तक लगभग गाँव में जाते हैं, हर घर में जाते हैं, और बच्चे भी जाएंगे छोटे छोटे, वो बांस के बने हुए टोकनी लेकर के, और उसमें क्या करते हैं, जो घर वाले हैं बड़े प्रेम के साथ उनको जो भी देना रहता है, धान चावल रुपया पैसा दे करके, और उनको विदा करते हैं। तो ये भी हमारे लिए बहुत बड़ा ये संस्कृति का परिचायक है। जी जी जी। अच्छा, तो ये बात रही सर समाज से संबंधित। एक और क्वेश्चन है आपसे, आपके अनुसार आपके समाज में आज भी ऐसी कौन सी समस्या है जो सबसे ज़्यादा है आपके समाज के लिए? जी जी, हमारे समाज के लिए समस्याएं तो बहुत हैं, लेकिन प्रमुख रूप से हमारे समाज में एक, जिसको कहें कि काल का घेरा है। जी वो काल का घेरा कैसा, ऐसा कहें कि समाज में एक राक्षस बैठा है, जी। वो है शराब, नशा नशा। नशा को कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि वो बहुत ही आदर के सम्मान के साथ उसको माने बड़े प्रेम से पंच लोगों को, 4 आने वाले लोगों को, मेहमानों को माने बड़े प्रेम से उसको एक सत्कार का रस्म मान करके और उसको दिया करते हैं। जी तो ये हमारा जहाँ तक सोच है वो इसलिए करते हैं ऐसा, क्योंकि अभी उनके अंदर में इस बारे में जानकारी नहीं है, वो उस चीज़ के बारे में अनभिज्ञ हैं, जैसा देखे हैं शुरू से वैसा चलते आ रहे हैं। इसके लिए मेरा मानना ये है कि समाज में हमारे यहाँ एक वाडप नगर के पास माता राजमोहिनी देवी का आश्रम है। 1952 से जी उन्होंने समाज में जो ये शराब का नशा है उस पर उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। जी 1952 से ये पैदल चलती थी और पद्मश्री का भी उनको सम्मान मिला। उन्होंने बहुत प्रयास किया। और एक हमारे समाज में हुए धौंकल सिंह मरकाम, आज स्वर्गीय हो गए, वो भी हमारे समाज में गांव-गांव जा कर के 52 लाख बरार 90 लाख झाड़ी, ऐसा उनका एक स्लोगन था। जी ऐसा संगठन तैयार किए और उनको जो भी उनका सदस्यता लिया, जी उनको उन्होंने संकल्प दिलाया कि आप ऐसा करो, यदि आप बकरे का बलि देते हो तो बकरा के बलि के बराबर का पैसा खर्च करो और नाथ भाई को बड़े प्रेम से खिलाओ। बलि प्रथा को आप बंद करो, ये जीव हत्या अच्छा बात नहीं है। किसी को मार करके किसी को खुश करना ये भी अच्छा बात नहीं है। तो उन्होंने भी शराब के विषय में समाज में, ये समकालीन थे, जी समाज के विषय में उन्होंने अभियान छेड़ा। ये डिंडोरी के पास सक्का गांव है, वहाँ के रहने वाले थे और हमारे रिश्ते में वो बाबा लगते थे। जी और माता राजमोहिनी देवी तो रिश्ता नहीं हुआ, लेकिन हमारे इस क्षेत्र के धर्मगुरु ही हुए। जी उन्होंने समाज के लिए बहुत बड़ा काम किया और आज भी उनके अनुयायी जो हैं उनके घर के आंगन में या बाहर में सफ़ेद झंडा लगा रहता है। जी तो ये समझ लें कि ये माता राजमोहिनी देवी की अनुयायी वाला घर है। और वहाँ पर बिल्कुल ये लोग सुराज की स्थिति में रहते हैं और वहाँ आप नशा पान बिल्कुल नहीं पाएंगे, संस्कारित पाएंगे। और उसी प्रकार धौंकल सिंह के यहाँ भी था। लेकिन आज उनका जो दल है, उनका जो संगठन है, वो धीरे धीरे कम हो रहा है। और हमारे जो माता राजमोहिनी देवी जी का गिनती तो नहीं है, लेकिन लाखों अनुयायी थे उनके, लाखों लोग जुड़े थे। और जो कट्टर टाइप के आज भी हैं, वो जीवित हैं, जी वो बराबर रुद्राक्ष का माला पहनेंगे, सफ़ेद जो है वस्त्र धारण करेंगे और किसी प्रकार रंग बिरंग में नहीं जाएंगे। और जो है मृदंग लेकर के राम भजो भाई गोविंदा भजो भाई, बड़े रे कठिन नहीं, राम करे नाम में तो दुख बिसराई। जी बहुत सुंदर सर। ये राम के नाम लो तो दुख सारा ख़त्म हो जाएगा। ये उनके अंदर में भाव लेकर के वो चलते थे। और उनके साथ में उनके चेले जब चलते थे, मान लीजिए आज मनेंद्रगढ़ में आना है तो 10-25 लोग उनके साथ में रहते थे, फिर मनेंद्रगढ़ वाले जुड़ जाते,
यहाँ के अनुयायी लोग जुड़ जाते, तो ढोलक बजाते और यही भजन गाते, और इस भजन के माध्यम से, इस ताकत से उन्होंने क्या किया, बहुत सारा शराब पर काम किया। तो मेरा मानना ये है कि समाज में कारण अब एक यही आता है कि एजुकेशन का अभाव, समझ का अभाव। और आज दिन दुनिया में इतना जो सरकारें आ रहे हैं समाज के विकास के लिए, ये बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं और योजना लागू किए जा रहे हैं। एक्चुअल में उन योजनाओं को यदि धरातल में हमारे बंधु लोग, बहन लोग, माताएं समझ जाएं तो उसका लाभ भी हमको मिले, क्योंकि ये हमारा संपूर्ण छत्तीसगढ़ क्या है, ट्राइबल के क्षेत्र में आता है। यहाँ 5वीं अनुसूची भी लागू है, उसके लिए राज्यपाल के पास विशेषाधिकार है इसके विकास के लिए। तो ये सारी बातें हैं, लेकिन जब तक हमारे लोग एजुकेशन नहीं होंगे, इधर ध्यान नहीं देंगे, तब तक समाज का उत्थान नहीं हो पाएगा। तो मेरे समझ में शिक्षा का भी हमारे यहाँ समस्या है, और ख़ास कर नशा से जो वो रहते हैं, संलिप्त रहते हैं, उसके कारण में अपना निजी स्वयं का विकास नहीं कर पाते हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या है। मतलब कहने का मतलब ये है कि आज भी आदिवासी समाज में जो है नशा का जो है मुख्य कारण। अच्छा, एक और प्रश्न आया सर मेरे माइंड में, ये जो आदिवासी जो आपके समाज रहते हैं, ये मतलब कितने प्रकार के रहते हैं और कैसे कैसे रहते हैं? यहाँ पे बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है। छत्तीसगढ़ में बोला गया है कि 42 जनजाति है। जी। तो 42 जनजाति का सूची भी नहीं है मेरे पास, लेकिन हमारे लोकल क्षेत्र में जो आदिवासी हैं, आपके क्षेत्र में, आप हमारे यहाँ, अभी हमारा कोरिया जिला था तो वहाँ पर 19 जनजाति निवास करते थे। अच्छा। और यहाँ थोड़ा कम हो गए हैं, तो यहाँ 16-17 जनजाति हैं। जनजातियों में जैसे गोंड हो गया, उरांव हो गया, कंवर हो गया, पाव हो गया, चेरवा हो गया, और आपका भीमा हो गए, पठारी हो गए, और भैना हो गया मेरे को लगता है, और ये बदिया है एक जाति। तो ऐसे मतलब 17 जाति हैं, मौखिक याद नहीं है, लगभग 12-13 था आपने बताया। हाँ जी, इतना है। सबका रहन सहन एक समान क्या? नहीं, सबका रहन सहन अलग अलग है। और सबके कुल देवता लगभग एक रहते हैं कि? हाँ, लगभग रहते हैं, लेकिन थोड़ा सा, जैसे माता सीता जी, जगह मिला तो उनको काली कहा गया। जी। दुर्गा जी ही तो पार्वती हैं। सही। लेकिन वक्त वक्त में जो नाम है, समय समय पर, उसी प्रकार हमारे जनजातियों में अलग अलग समाज का है, लेकिन आस्था और मान्यता लगभग वही है। जी। अब इसमें ये है, जैसे आज के डेट में उरांव समाज, गोंड समाज, पैकरा समाज जी। थोड़ा सा अपग्रेड हो रहा है। इसमें पढ़े लिखे प्रोग्रेस कर रहे हैं एजुकेशन में। अच्छा, उरांव समाज में क्या है, ये मिशन से जुड़ गए, और मिशन से जुड़ने के कारण इनको बहुत सारा सुविधा लाभ मिलने लगा। उसके कारण में भी इनको बहुत मदद मिला, और एजुकेशन पर इन्होंने बहुत अच्छा प्रयास भी किया, और उसके चलते आज बड़े बड़े अधिकारी भी हैं, IPS, IAS ये भी अधिकारी हैं। फिर फॉरेस्ट है, या शिक्षकी माने सर्विस है, इसमें भी बहुत सारे लोग आए हैं। तो उसका कारण यही है कि हम ये मानेंगे कि जो कंवर समाज है अपग्रेड हो रहा है। लगभग जहाँ निवास हैं, तो इनका रहन सहन, खान पान, और जो संस्कार है, घर द्वार का जो सिस्टम है, वो थोड़ा सा अपग्रेड है, अच्छा है। और हमारे इधर फिर बच गए हैं कुछ अन्य, जैसे कुड़ुक समाज अभी बहुत पीछे है। फिर पंडो समाज, ये भी अभी बहुत पीछे है, मतलब उनका बहुत, मतलब अभी लेबर करना पड़ेगा, मतलब उनका रहन सहन अभी लगभग वैसे। हाँ, माने वो अभी भी कुछ ऐसा नहीं, सभी लोग नहीं हैं, हम कहेंगे तो अच्छा नहीं होगा इतना बड़ा चैनल में। लेकिन जैसे अगरिया समाज है, पंडो है, फिर चेरवा है, ये अभी भी जंगलों का सहारा लेते हैं, और बहुत ज़्यादा समाज सोसाइटी पर ध्यान नहीं देते, और कहीं सभा सम्मेलन होगा उसमें भी नहीं जाते। लेकिन अब धीरे धीरे इन लोगों का देखा देखी, लोगों को देख करके संगठन खड़ा हो रहा है, और लोग समझ रहे हैं कि हमारे भी समाज जाति का विकास कैसे हो। तो लगभग
यहाँ पर हर जाति का समिति संगठन, कुछ लोगों का तो ऐसा भी पता चला, जैसे हमारा चिरवा समाज है, जी चिरवा समाज का एक पंजीकृत संस्थान हो गया है। वो लोग भी बहुत अच्छे तरीके से उसको विकास के लिए बहुत सारा काम कर रहे हैं। तो ऐसे करके जो कुछ समाज है वो आगे है, लेकिन कुड़ुक समाज मैं सोचता हूँ, और पंडो समाज और अगरिया समाज, ऐसा थोड़ा इनको और अभी काम कर दयनीय है। सरकार बहुत सारी योजनाएं चालू की हैं, लेकिन हो सकता है इसको हमारे समाज के लोग नहीं समझ पा रहे हैं, उसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं, इसलिए जो है अभी इन लोगों का पिछड़ापन है। जी अच्छा जी सर, इसी बीच एक और सवाल है आपसे, जैसे अधिकतर अगर देखा जाए धर्मांतरण जी तो आपके समाज में ज़्यादा हो रहा है, तो ये कितना उचित है कि सही है आपके अनुसार? आप इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? बहुत सुंदर आपने प्रश्न किया है। जी सर। मैं बोलता भी हूँ, समाज में जाता हूँ मीटिंग में, कि देखिए भाई, लंघी मार करके कोई दौड़ में प्रथम आ जाए और जो एक्चुअल में दौड़ में भागीदारी हो करके और वो वास्तव में प्रथम आने लायक है, लेकिन आपने गलत किया, लंघी मार करके आप आगे बढ़ गए, तो यहाँ तो अन्याय ना है। इसलिए जो जाति जिस जगह पर है उसी पर उसको गर्व होना चाहिए, अपने समाज पे, अपने समाज का। इसलिए कि जो पुरखा, जो परंपरा हमारे पूर्वजों ने दिया, हमने नहीं दिया। हमको ये नहीं मालूम कि हमारे बाबा के बाबा, बाबा के बाबा, बाबा उनका क्या नाम है, लेकिन हमारा जो कल्चर है वहाँ से चला आया। जिस तरीके से हमारे लोगों ने ज़िंदगी जिया है उसमें हम थोड़ा सा परिवर्तन ला रहे हैं समझ के अनुसार। तो जो समझ में आता है हम लोग परिवर्तन ला रहे हैं, लेकिन जो मतांतरण, धर्मांतरण की बात है, हमारे लोग हो रहे हैं। हमारे जो उरांव समाज वाले पहले होते थे, अभी हमारे गोंड समाज में या अन्य कोई समाज अछूता नहीं, ऐसा आज कह सकते हैं हम। ये इतने मैंने उसमें चंगुल में आ रहे हैं। अब कारण क्या हो सकता है ये मेरे को नहीं मालूम, लेकिन जो लोग जा रहे हैं, जहाँ जहाँ हमारा संपर्क हो रहा है, जहाँ जहाँ हम सैर करते हैं, मीटिंग लेते हैं, उनको यही शिक्षा दे रहे हैं कि भाई देखिए, आप लोग को धर्म बदलना उचित नहीं है। जिस धर्म में आप लिए, मतलब इसका मतलब है आप अपने घर में रात में जब सोते हो तो कितने आराम से उसका क्या नींद का आप एहसास करते होगे, फ्रेश लगता होगा। लेकिन दूसरे घर में आप जा कर के सोएंगे तो आपको नींद नहीं आएगा, पहला दिन तो आएगा ही, बेचैन रहेंगे आप। तो इसी प्रकार आप धर्म बदले जहाँ पर आप हैं, और वहाँ से आप धर्म बदल करके 2-4 दिन आप वहाँ लाभ में प्रलोभन में गए तो आपको नींद नहीं आएगा, पूरा जीवन आपका बर्बाद रहेगा। तो कुछ लोग ऐसा मान भी रहे हैं, और यहाँ तक को आज के डेट में ऐसा भी हो रहा है, कुछ मुस्लिम समुदाय वह भी मुंडन करके हमारे हिंदू धर्म में आ रहे हैं। तो ये गर्व की बात है। दूसरा चीज, वो जो ताज बेबी थी वो मुस्लिम समाज की थी, लेकिन कृष्ण के लिए बहुत उललायित थी, कृष्ण भजन करती थी, उनमें फिदा रहती थी, कृष्ण भक्त थी। कौन थी वो बोली कि मैं मुसलमानी जरूर हूँ लेकिन हिंदुआई बन कर के रहूँगी। ताज बीबी ने ठाना था। तो इसका जो एक्चुअल में धर्म आस्था का जो सवाल है, इसको बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है। और मेरा कहना यही है कि धर्मांतरण कैसे रुके, और धर्मांतरण जो हो रहा है ये भारत देश के लिए बहुत खतरे का भी निशानी है। अच्छा, अपने छत्तीसगढ़ में कौन से क्षेत्र में ज़्यादा हो रहा है सर? बस्तर तरफ की अपने उत्तरी तरफ? ये लगभग सभी तरफ लपेटे में है। अब पूरा छत्तीसगढ़ तो मैंने भ्रमण नहीं किया है, लेकिन जो न्यूज़ है तो हमारा जो उत्तरी क्षेत्र है छत्तीसगढ़ का, इसके बहुत ज़्यादा चपेट में है। और बस्तर में भी अभी बहुत सारा ऐसा केस हुआ जिसमें दंगे भी हुए। उसका मैं क्या बताऊं, जैसे हम अभी चर्चा कर रहे हैं, कुछ सामाजिक बैठक में बैठ करके हमारे बंधु लोग, बहन लोग चर्चा कर रहे थे कि ये जो धर्मांतरण हो रहा है इसको कैसे रोका जाए। तो दूसरे तरह से ऐसा कुछ लोगों ने जाल साज करके उनको क्या किया, मारा पीटा,
मारपीट करने के बाद में पुलिस तक पहुंचा बात, तो उल्टा जिनको मारना चाहिए पीटना चाहिए वो बच गए, भाग गए, वो पुलिस के साथ हो गए, और जो बेचारे सादे थे सरल थे जिनके ऊपर गाज गिर रहा था वो लोग मारे गए, वो लोग अंदर हो गए, उल्टा हो गया। तो ये ऐसा भी आजकल चल रहा है। तो भली भांति समझ करके हम लोगों को कदम उठाना चाहिए, सरकार को भी कदम उठाना चाहिए कि कहाँ पर उचित है कहाँ पर अनुचित है, उसका सही मुआयना लेना चाहिए ताकि हकीकत और सही व्यक्ति उसमें ना फंसे और धर्म की रक्षा हो सके। यदि वो धर्म की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं, मीटिंग बैठक कर रहे हैं, तो उनको सपोर्ट करना चाहिए, कोई अन्याय तो नहीं कर रहे हैं। यदि वो अपने पूर्वजों के बारे में बोल रहे हैं, अपने आस्थाओं के बारे में बोल रहे हैं और उनका जो सोच है उस पर विचार तो करना चाहिए। लेकिन ये जो कृत्य हो रहे हैं ये अच्छे कृत्य नहीं हैं। जो वास्तव में बताया था पहले कि ये भविष्य का जो वाणी है, मतांतरण का मतलब ही है धर्मांतरण और धर्मांतरण का मतलब ही है रास्तांतरण। 200 वर्ष हम लोग गुलामी भारत रहा है अंग्रेज़ों के, तो कल ऐसा ना हो जाए कि कहीं भारत गुलाम हो जाए, ये भी हमारे मन में मस्तिष्क में बड़ी चिंता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप हम सब लोग इस इंटरव्यू में रूबरू हो रहे हैं। मेरा विनम्र सभी से आग्रह है कि इस बात का बड़े गंभीरता से चिंतन करें, मनन करें और अपने ही जगह पर रहें जो जहाँ हैं। हम कहते हैं क्रिश्चियन बंधु है क्रिश्चियन रहें, हिंदू हैं हिंदू हैं, इस्लाम है इस्लाम रहें, जैन है तो जैन, सबका आदर है, सब अपने धर्म में रहें, सम्मान सहित हैं, उनका मर्यादा है। लेकिन ये जो लंघी मार करके या उनको किसी प्रकार से भटका के बहला करके ये जो भटका रहे हैं ये नहीं होना चाहिए। मेरा एक सोच है और मैं इसी विषय पर काम भी करता हूँ। अच्छा जी सर, ये तो रहा सामाजिक बातें। सर कुछ व्यक्तिगत आपसे बात करना चाहेंगे। एक गुरु जी से समाज सेवक कैसे बने? आपके कोई प्रेरणा स्रोत थे, कोई गुरु थे कि आपने अपने से किया? कैसे बने समाज सेवक? अब ये तो बहुत अच्छा प्रश्न है और इसके लिए मैं क्या बोलूँ, याद नहीं आ रहा है गुरु कौन है। लेकिन मैं अपने प्रेरणा स्रोत मैं स्वर्गीय हमारे जो पिताश्री थे, बचपन में हम लोग उनके सामने खेलते थे, जब सियानों का बातचीत होता रहता था तो उन्होंने एक बात कहा था कि ताश घर का नाश जी। तो मैंने कहा कि मैं बचपना में ये बात आया कि मैं इसको खेलूँगा ही नहीं, इसको करूँगा ही नहीं तो कैसे हम बिगड़ पाएंगे। ये हमारे मन में आज भी याद है, वो शब्द गूंजते हैं हमारे कानों में। तो मैंने पढ़ाई लाइफ में भी ताश को देखना पसंद नहीं किया। पढ़ाई करना है, मैंने पढ़ाई करना, खेलने वाले बच्चे हमारे साथी लोग खेलते थे, यहाँ तक कि मैं ताश के पत्ती को पहचानता भी नहीं था, कौन एका है कौन सत्ता है कौन अट्ठा है। वो तो बाद में धीरे धीरे जब ज्ञानार्जन हुआ तो समझने लगे, जनरल नॉलेज टाइप का। और जब हमारा एजुकेशन के बाद शिक्षकी वो जो है आवेदन भराया जा रहा था तो मैं आवेदन भरा, फिर हमारा नियुक्ति भी हो गया। मैं अपने विद्यालय में गया। विद्यालय के गांव में, वो ऐसा गांव है कि वहाँ चारों तरफ से, एक तरफ पहाड़ है और दो तरफ से नदी घेरा हुआ है, तो उसको लोग मनेंद्रगढ़ का काला पानी बोलते थे। वहाँ पर वही व्यक्ति जाता था पनिशमेंट, फर्स्ट अपॉइंटमेंट या प्रमोटेड, और बीच वाला कोई नहीं रहता था। तो मेरा जब पोस्टिंग हुआ, मैं देखा वहाँ का हाल बेहाल था। मैं ऐसा सोचा कि मैं यहाँ आया हूँ, नियुक्ति मेरा हुआ, मेरा ही ये समाज है, मेरा ही परिवार है और मेरे ही बच्चे हैं, तो इनको मैं तन मन धन से जो मेरे से जानकारी है और जैसा मेरा मानसिकता है उस हिसाब से मैं काम करूँगा, ऐसा संकल्प ले लिया। 1984 को हमारा वहाँ पोस्टिंग हुआ था और मैं वहाँ पोस्टिंग होने के बाद ये वहाँ पर भी एक ऐसा था कि यहाँ गुरुजी कोई ठहरता नहीं है, कोई रहता नहीं है। मैं कहा आखिर ऐसा क्यों होता है। मैं ठान लिया कि मेरे को काम करना ही है, तो मैं एकदम डेरा डाल करके वहीं रहना शुरू किया और सुख में दुख में गांव में उठना बैठना आना जाना ऐसा करने लगा। फिर धीरे धीरे कुछ बंधु वहाँ पर मानस के प्रेमी थे, तो मेरे को भी मानस से बहुत रुचि है,
रामचरितमानस से जी। गाना बजाना ये करना, फिर प्रवचन करना, तो ये भी मैं देखा तो धीरे से उसको उनसे संपर्क हुआ। ऐसे संपर्क होने के बाद मेरा नाम जो है धीरे धीरे आने लगा, तो उसमें मैं भी शामिल हो करके और टीका भावार्थ करने लगा। फिर वो जो है सब समझने लगे तो बुलाने लगे। जब बुलाने लगे तो ये बड़ा अच्छा माहौल बना, बड़ा अच्छा माहौल बना। तो मैं प्रेरित करके कुछ लोगों को खड़ा किया, यहाँ तक कि कुछ बच्चे छोड़ दिए थे, वो लोग भी नाम लिखाए, वो लोग भी आना शुरू किए। फिर तो धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगा। तो वो भीड़ बढ़ा, फिर तीज त्यौहार में मेरे को वहाँ पर समाज में बुलाने लगे, क्षेत्र क्षेत्र में बुलाने लगे। जी। कई गांवों में हम लोग जाने लगे, आसपास का गांव है, वहाँ भी रामायण मंडली में 2-2 रात 3-3 रात गाते बजाते थे। और उसके साथ फिर क्या हुआ, यहाँ पर रामचरितमानस प्रतियोगिता हुआ करता था सरगुजा में। जी। तो कुछ हमारे सहयोगी बोले कि हम लोग भी यहाँ कराएंगे। जी। तो उसमें आयोजन होना शुरू हुआ 1994 में इसकी हमने शुरुआत किया। और बंजी एक गांव है, वहाँ से शुरुआत हुआ। 9 मंडलियों ने भाग लिया। उसमें संगीत संगीत के साथ में मानस प्रश्न भी हुआ करता है, जी। वो मानस प्रश्न हुआ। ऐसे धीरे धीरे लोग हमारे जुड़ने लगे। जी। और जुड़ते जुड़ते मेरे को आज पता नहीं है कि मैं कैसे समाज का काम किया और कैसे इतना बड़ा काम खड़ा हो गया, ये मेरे को स्वयं पता नहीं है। लेकिन लोगों के बीच में एक चर्चा का विषय बना हुआ कि कोई गुरुजी है परमेश्वर सिंह, ऐसा। तो मैं संडे के दिन या बीच में किसी दिन बहुत एक प्रकार से साधना किया, नींद को भी नहीं देखा, भूख को भी नहीं देखा। और पैदल जाना है कि साइकिल में जाना है, उस समय कहीं कोई वो नहीं था, मैंने साधन नहीं था। तो इस ऐसे स्थिति में मैंने बहुत संघर्ष भी किया है, आपको बताऊं। और संघर्ष केवल इसलिए, लक्ष्य मेरा टारगेट ही हो गया कि कल्याण आश्रम है हमारा, वनवासी कल्याण आश्रम। जी। तो उसके जो बंधु लोग हैं, कार्यकर्ता लोग हैं, वो मेरे को पहचान हुआ। जी। जब उनका संगत हुआ तो फिर हमारा काम और तेज़ी से बढ़ा और समाज सेवा का एक ललक जगा। जी। तो फिर मैं अपने मन से फिर अपने तरीके से भी काम करने लगा। फिर मीटिंग जाने लगा कई जगह में, जैसे आपका दिल्ली का सम्मेलन, कानपुर का सम्मेलन, राज्य का मैंने रायपुर का सम्मेलन, ऐसे कई सम्मेलनों में जाने लगा। छत्तीसगढ़ के बाहर भी जाने लगा। तो इसलिए ये मेरा जुनून जो है समाज सेवा का ऐसे जगह, और मैं उस काम के अतिरिक्त काम किया तो लोग माने भी। और कई लोग तो मेरे को देख करके बीड़ी भी छोड़े। आज भी मैं जागो संस्था के माध्यम से एक उत्तर प्रदेश के एक महापुरुष हैं, वो गायत्री परिवार टाइप का बोलते हैं कि आप मेरे को बीड़ी पीते हो तो उसी का दान कर दो, और दान करने के बाद आप आज के बाद बीड़ी नहीं पिएंगे। तो उनको भी मैं वहीं देखा था दिल्ली में। तो वो प्रेरणा लेकर के मैं आज यहाँ जागो संस्था के नाम से जो टीम है, उसके माध्यम से जो लोग नशा त्याग रहे हैं उनको अपन लोग क्या करते हैं, सम्मान करते हैं। जैसे अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस हुआ, ऐसे वे भी अपन उनको करते हैं। बीच बीच में बिना अवसर के भी उनको सम्मान करते हैं। तो ऐसा हम लोग कुछ टीम को लेकर के, लेकिन उसका अगुवाई भी हम ही को करना पड़ता है। मैं जागो संस्था का अध्यक्ष भी हूँ, है ना। इधर मानव कल्याण आश्रम है, उसका भी मैं अध्यक्ष हूँ, है ना। लोक कलाकार कल्याण संघ है, उसका भी मैं जिला अध्यक्ष हूँ। ये इधर जो है बैठे हैं ब्लॉक अध्यक्ष कन्हैया लाल जी हैं। तो ऐसे विविध क्षेत्रों में हमारा कार्यक्रम रहता है। वनवासी कल्याण आश्रम का मैं प्रांतीय मेंबर भी हूँ। जनजातीय सुरक्षा मंच है, उसका भी मैं प्रांतीय मेंबर हूँ। और वनवासी कल्याण आश्रम का जो अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष जो है, मेरे को 27 साल रहा हूँ मैं। तो इस प्रकार से लोग मिलते गए, कारवां जुड़ता गया और लोग मिलते गए। मैं आज तक अपने गुरु का पहचान नहीं कर पाया कि वो गुरु कौन होंगे मेरे लिए, लेकिन जी 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 लेकिन जो साथी मिले तो वो भी गुरु से कम नहीं हुए। जैसे हमारे रामलखन पैकरा जी हैं, हमारे जगदेव राम जी हैं, या हमारे जोशी जी हैं। इन लोग यहाँ घर में आते थे और तरह तरह का सामाजिक बात को लोग बताते थे, तो मेरे मन में भी जगा। और वही चीज़ आज
प्रेरित होकर के मैं आज भी, स्वास्थ्य भी खराब रहता है, फिर भी मैं इन कामों के लिए अपने आप को जितना हो सके करने के लिए तैयार रहता हूँ। तो मेरा यही है आपके माध्यम से कि समाज के स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए जो करना पड़े, समाज के हर व्यक्ति को आगे आना चाहिए, क्योंकि परिवार का विकास, फिर समाज का विकास, फिर हमारा ग्राम पंचायत का विकास, फिर जो है जिला का विकास, तहसील का विकास, राज्य का विकास, फिर देश का विकास। क्योंकि देश कहाँ है? देश तो हमारे गांव में है जी। तो इसलिए हम सबको मिलकर के राष्ट्र के सुख समृद्धि के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए, उन्नतशील राष्ट्र बनाने के लिए, चाहे वो धार्मिक क्षेत्र हो, चाहे संस्कारिक क्षेत्र, क्योंकि यह भी तो आप जानते हैं कि भारत एक दिन विश्व गुरु रहा है, कितना बड़ा विश्व में नाम है। तो उस जगह में रहने वाले, उस मिट्टी में, उस धरती में रहने वाले, खेलने वाले, धूल मिट्टी में हम लोग खेलने वाले लोग, यदि भारत माता का गौरव ना बन पाएँ, यदि हम छत्तीसगढ़ महतारी के सही सपूत ना बन पाएँ, माटी पुत्र ना बन पाएँ, तो फिर यही कहते हैं कि भाई बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। ये फिर ये चौपाई फिर सिद्ध कैसे होगा? इसलिए हम लोगों को ऐसा काम देश हित में, समाज हित में करना चाहिए, और वही को मान करके मैं आज तक उस काम में लगा हुआ हूँ। तो इस विषय में मैं इतना बोलना चाहूँगा कि मेरा सफ़र ऐसा रहा है, और मेरा सोच अभी अधूरा है, मैं अभी और काम करने वाला हूँ जी। एक यहाँ पर हमारा एक हसदो नदी का पुल है, उसके नीचे में जी अल्लाहमाड़ा धाम है, वहाँ पर बड़ा देव धाम का निर्माण अभी बैठक हुआ है, उसमें हम लोग लगने वाले हैं। एक बहुत बड़ा भव्य वहाँ पर बड़ा देव का धाम बनाने वाले हैं। तो हमारे आदिवासी समाज में, खास करके गोंड समाज, तो गोंड समाज से हम चंदा लेके, सहयोग लेकर के उस काम को अब ये शुरुआत करने वाले हैं। तो ये हमारा टारगेट अभी बना हुआ है। फिर इसके बाद ये आपका नशा वाला तरह तरह का प्रोग्राम या योजना बन रहा है कि जैसे भी हो, जहाँ तक हो सके, हमारे समाज में कैसे कैसे जन जागृति आ जाए, और हमारे साथ में लोग कैसे जुड़ें और अपने आप को उन्नतशील समाज बना सकें, ऐसा मेरा सोच है जी। जी सर। अच्छा सर, एक और क्वेश्चन है आपसे, जो अभी तक आपके द्वारा जनहित में क्या क्या कार्य किए गए हैं, जन कल्याण के लिए क्या क्या कार्य किए गए हैं, और आगामी आप क्या क्या कार्य करने वाले हैं जनहित के लिए? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। इसमें क्या है कि जनहित के लिए, जैसे कोई गरीब बच्चा है, थोड़ी देर याद आता है, जैसे हमारे यहाँ बंजी में बैगा जनजाति है, बैगा जनजाति के बच्चों को हम लोगों ने प्रेरित किया, और प्रेरित करने के बाद उनको प्रोत्साहित किया कि भाई आप आगे आइए, जो भी कुछ होगा तो उसको मदद हम करेंगे। तो उन बच्चों को कापी, किताब, ड्रेस, जूता दे करके, और उनको क्या किया गया, स्कूल में प्रवेश दिलाया गया, और प्रयास किया गया कि ये लोग कैसे शिक्षा से जुड़ें, क्योंकि उनका दिनचर्या दिन भर आखेट करना या नदी में रहना, जो बच्चे हैं वो उन्हीं माँ बाप के साथ में जाना और उनके साथ में पूरा दिन भर रहना। गवर्नमेंट भले ही विद्यालय खोल के रखी है, लेकिन वहाँ पर उनको सही मार्गदर्शन नहीं है, न उनके मन के अंदर में कोई पीड़ा है, न उनके अंदर में कोई ऐसा चिंतन है कि पढ़ाई से क्या लाभ होगा, शिक्षा से क्या लाभ होगा। तो इतने दिन दुनिया से दूर रहने वाला हमारा बैगा जनजाति है। तो उन बच्चों को भी हम लोगों ने प्रोत्साहित करने के लिए कलम, पेन, कापी, ड्रेस ऐसा किया। और जनहित के लिए तो मैं यही कहूँगा, ये भी हमारा जनहित के लिए हुआ। जहाँ तक हमारा पहुँच बना, जहाँ तक हमको जानने लगे, तो बहुत लोग नशा से दूर हुए, जीवन का बदला। कुछ ऐसे नशा त्यागने वाले को मैं नाम अब कैसे लूँ कि वो जब सुधरे तो एक अच्छा दुकान खोले, अब उनका पूरा परिवार स्वर्ग बन गया होगा। परिवार बिल्कुल बदल गया। कोई आज कोई शिक्षक भी है, कोई आपका सचिव भी है, कोई तो किराना दुकान खोल करके है, कोई अच्छा सब्जी ही लगा रहा है ना। एक बार हम लोग सोनहत में सर्वे किए, उस समय में, आज 10 साल 15 साल पहले की बात, इस गांव में
कौन संघर्ष करके क्या कर रहा है, कोई नया चीज़ कर रहा है। तो एक व्यक्ति मिला, एक ही व्यक्ति मिला उस समय के टाइम में, तो उसने क्या किया, छोटा सा दुकान खोला था जी तो सामाजिक बैठक हुआ तो वहाँ हम उनको बुलाए। उस समय हमारे मुरारी लाल सिंह जी स्वर्गीय जी वो सांसद थे, उनके उपस्थिति में उस व्यक्ति को बुला करके और समाज के उनको सम्मान दिया गया। तो जनहित में क्या बताऊं, जैसे मानस के माध्यम से भी हम लोग वृद्ध लोगों को सम्मान करते हैं, उनको साल श्रीफल भेंट देते हैं और उनके सुख दुख से रूबरू होते हैं। और कुछ ऐसे भी बुजुर्ग हैं जो कहीं थोड़ी सी आवश्यकता महसूस करते हैं तो उनको हेल्प भी करते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे हैं, जैसे कॉलेज में एक बच्चा था और बहुत टैलेंटेड है हमारा पढ़ाया हुआ, सर इस बार नहीं पढ़ पाऊँगा मैं, क्यों, पैसे नहीं है, पैसा नहीं है, फाइनेंशियल सपोर्ट भी करते हैं। फाइनेंशियल। तो मैं कहा ऐसा कर, तुम एडमिशन जब जाओगे तो मेरे पास आ जाना और मैं तुमको दूँ। तो उसको भी राशि दे करके सम्मानित। और जो फर्स्ट डिवीज़न आ गए तो हमारे और भी सर लोग हैं, कोई बोला कि मैं 1000 दूंगा, तुम प्रथम आओगे, तो कोई बोला कि मैं तुमको ये दे दूंगा। तो ऐसे करके प्रोत्साहन का भी काम बच्चों के पढ़ने में करते हैं। और दूसरा चीज़, जैसे मैं एक योजना ये भी चलाता हूँ, पंडो समाज हमारा मान लीजिए या बैगा समाज, कपड़ा लत्ता भरपूर नहीं है उनके पास, ठंड के कपड़े नहीं हैं। तो ऐसे मन में आया है कि जो हमारे बड़े लोग हैं जिनके पास ऐसे कपड़े हैं कि पेटी में रखें, पहनना एक ठो है, तो मैंने कुछ लोगों से प्रयास किया कि भाई हमारे बंधु लोग हैं जो ठंड से कुड़कुड़ाते हैं और उनके पास डेली के पहनने के वस्त्र नहीं होते, तो यदि आपको लगता है कि इसका कहीं उपयोग हो जाए तो आप जो है इसको दिया करिए। तो कुछ लोग देते हैं, तो उनको भी हम पुराने कपड़ों को भी उन समाजों के पास जाकर के वितरित करते हैं जिनको आवश्यकता है, जो समझते हैं। और कुछ लोग तो अब ऐसा हो गया है कि पहना हुआ कपड़ा को पहनना पसंद नहीं कर रहे हैं, इतना भी अब धीरे धीरे लोगों के अंदर में आ रहा है। तो इतना ही मेरे को याद है, वैसे बहुत सारा होगा लेकिन ध्यान में नहीं आ रहा है, कुछ कुछ ये आया है उसको मैं बताने का प्रयास किया हूँ। जी जी सर, अच्छा सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अंतिम सवाल ये है, आज जैसे विश्व आदिवासी दिवस है, तो सर्वप्रथम तो आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं सर। और ये बोलना चाहूँगा सर कि हमारे मीडिया के माध्यम से आज विश्व आदिवासी दिवस है, इसके उपलक्ष्य में आप समाज को और क्या संदेश देना चाहेंगे अपने मीडिया के माध्यम से? मैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका अमित जी। अब कैसे मैं बताऊं, जो समस्या है, आज विश्व आदिवासी दिवस का घोषणा हुआ है, राष्ट्र संघ ने 9 अगस्त को किया है, इसके विषय में मैं बहुत ओपन नहीं करना चाहता, लेकिन इसका जो मूल रहा है, गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, मजदूर, शोषण, अत्याचार से व्यथित हमारा समाज रहा है। और राष्ट्र संघ ने इसी को दूर करने के लिए एक महासभा बैठक बुलाया और तय किया कि विश्व आदिवासी दिवस इस दिन हो और लोग एकत्र हों और अपनी अपनी समस्या के बारे में शासन को संदेश दें, शासन के सामने कुछ न कुछ अपना मांग प्रस्तुत करें या समस्या को उनके सामने रखें। तो विश्व आदिवासी दिवस का मैं आपको बधाई देता हूं कि आज ऐसे पावन अवसर पर आप आए हैं और हमारे साथ जो है वार्तालाप हो रहा है। इसमें देखिए, इसका उद्देश्य ही यही है कि जो एक्चुअल में आदिवासी समाज में जो समस्याएं हैं, सरकार उनको कैसे उचित लाभ दे। यदि समाज हमारा शोषित है, जैसे आपका पट्टा बनना, जमीन का मामला हो, जमीन खरीद फरोख्त का मामला हो, या हमारा ही व्यक्ति कहीं शोषित हो रहा है, या हमारे समाज को नुकसान कैसे कहाँ से हो रहा है, तो ये बात को रखने के लिए विश्व आदिवासी दिवस को एक उत्सव के रूप में लिया गया है। लेकिन मैं ये समझ रहा हूँ कि
ये केवल अभी दिवस मनाने का ही योजना है, लेकिन हमारे समाज का जो व्यथा है उस व्यथा के बारे में बहुत अच्छे से इसका चिंतन नहीं हो रहा है, न मनन हो रहा है। भाई समाज क्या चाहती है, सरकार उस पर अमल करे। आज 170 खा का मामला है। हमारे शिवपुरी ज़िले में, कोरिया ज़िले में हम लोगों ने एक योजना बनाया। और एक दूसरा बात थोड़ा सा याद आ गया कि हमारे ज़िले में कितने आदिवासी के प्रकरण लगे हुए हैं और कितने के निराकरण हुए और कितने शेष बचे। हम लोगों ने जो उसमें मांग करके निकाला तो बहुत कम गति में निर्णय होते हैं और 10-10 साल, 5-5 मैंने 12-12 साल, 15-15 साल लंबित जो प्रकरण है उस पर मैंने निर्णय जल्दी नहीं होता। अब क्या बताइएगा, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट हो चाहे वो आपका सुप्रीम कोर्ट हो, अभी कुछ ऐसा भी मामला है कि उनके नाती लोग का समय आ गया, वो निर्णय अभी तक नहीं आया, अभी तक रुका हुआ है। कितना विकराल समस्या है। क्या इस बात को लोग नहीं, मैंने 40-50 साल से भी कई हजार यहाँ वकालत करने वाले लोग हैं, कई हजार यहाँ जजेज हैं, यहाँ सरकार खुद है। तो ये जो समस्या है हमारे यहाँ 170 खा का जो प्रकरण है, इसको भी हम चाहते हैं कि सुदृढ़ तरीके से यदि हमारा सरकार हमारे समाज के लिए थोड़ा सा देखे। अच्छा, यहाँ ये भी समस्या है दूसरे का, जो इसमें नियम ये है कि आदिवासी के ज़मीन अदर कास्ट के लोग नहीं ले सकते। जी एकदम से। लेकिन है क्या, कोई बड़ा पैसे वाला है, कोई हमारा आदिवासी के नाम से वो ले करके अपना उसमें कब्जा किया हुआ है, अपना बिजनेस, अपना उद्योग लगाया हुआ है। तो ये भी तो एक प्रकार से मैंने अन्याय है, अपराध है। लेकिन ऐसे भी लोग फल फूल रहे हैं। तो ये जो समस्या है, विश्व आदिवासी दिवस के दिन इन सब बातों को हम लोग समाज में विचार करके और लिपिबद्ध करके, पॉइंट करके हम सरकार को प्रेषित करते हैं कि जो हमारी मेन समस्याएं हैं इनको आप जो है निगरानी करिए, निर्णय लीजिए, ताकि हमारा समाज भाई आगे बढ़े। इसका उद्देश्य तो यही है। नहीं तो विश्व आदिवासी दिवस में नाचे गाए तो जो जिस कला से जुड़ा है उसको अच्छा लगता है इसलिए नाच रहा है। लेकिन नाचने का इसका मतलब ये नहीं कि वो बेवकूफ़ है। उत्सव मनाने का इसका मतलब नहीं कि कलाकार यहाँ नृत्य कर रहा है तो वो बेवकूफ़ है। लेकिन हमको समझने की ज़रूरत है कि जब वो ऐसा खुशहाल जब जीवन जी करके, अभाव की ज़िंदगी में भी जी करके खुश रहता है और उसके ताकत पर रहता है, और उसमें क्या ताकत है हमारे कल्चर में कि वो कैसे भी व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो इतना पुरातन, इतना सांस्कृतिक जो धरोहर है उसके बल पर हमारा समाज चलता है। तो जब इतना बड़ा क्षेत्र हमारा है, आदिवासी बहुल क्षेत्र है, यहाँ तक कि पेशा एक्ट के अंतर्गत उसमें सभी आदिवासी होंगे। यहाँ तक कि मैं ये भी कह देता हूँ आपके सामने कि जो यहाँ पर पिछला सरकार था, रमन सिंह जी आदिवासी सलाहकार परिषद के अध्यक्ष थे जी। देखिए, आदिवासी मंत्री नहीं है क्या यहाँ है? आज भी आदिवासी सलाहकार का परिषद माननीय हमारे भूपेश बघेल जी अध्यक्षता करते हैं, वो भी आज अध्यक्ष हैं। हम कहते हैं, मेरा यहाँ से चैनल से मांग है कि आदिवासी सलाहकार परिषद का अध्यक्ष किसी भी मंत्री को दे दिया जाए, या फिर उप मुख्यमंत्री यदि हो तो उप मंत्री का यदि सृजन करते हैं तो हमारे आदिवासी उप मुख्यमंत्री होना चाहिए। बिल्कुल, ये पेशा एक्ट कहता है, मैं नहीं कह रहा हूँ। यदि पेशा एक्ट को हमारे भूपेश सरकार ने स्वीकार किया है तो पेशा एक्ट को लागू करने के लिए वहाँ पर धरातल में आएंगे तब हम मानेंगे कि पेशा एक्ट लागू हुआ है। जी। लागू हुआ है, लेकिन उसका धरातल पर क्रियान्वयन नहीं है। कोर्ट में, कचहरी में, हमारे आरक्षण में, या जितना भी है, 5वीं अनुसूची तो बहुत बड़ा विशाल न है। जब उन अधिकारों को हमको आदिवासियों को देंगे तो आदिवासी तो अपने आप खुशहाल हो जाएगा, उसका सुखमय जीवन हो जाएगा, उसका धरातल एकदम मतलब स्वर्ग बन जाएगा। लेकिन 5वीं अनुसूची है, पेशा एक्ट तो है, लेकिन लॉलीपॉप टाइप का लगता है। मैं गलत कह रहा हूँ तो मेरे ये सत्य वचन है, सत्य वचन कटु लगेगा, लेकिन मेरा निवेदन है कि यदि ऐसा है तो फिर उसका पालन बहुत अच्छे तरीके से होना चाहिए। तब हमारा विश्व आदिवासी दिवस मनाने का
सफलता है। और यदि केवल झुनझुना पकड़ाना है, नाचना है, गंवाना है, तो ये अच्छा बात नहीं है। विश्व आदिवासी दिवस के दिन कुछ ठोस निर्णय समाज का है, उस निर्णय को माने सरकार को भी समझना चाहिए और जो मूलभूत सुविधाएं हैं, मूलभूत आवश्यकताएं हैं, धरातल पर जाना चाहिए। अभी भी रोड जहां बन गया, साधन बन गया, वहां तो ठीक है, लेकिन आज भी माने 2-2 महीना, 3-3 महीना वो नाले से, नदी से वो जगह कट जाता है। वो कैसे ग्रसित हैं, ये भी बड़ा समस्या है, ये भी चिंतन करने का विषय है। अभी भी बहुत सारे विकास की आवश्यकता है। तो विश्व आदिवासी दिवस का जो एक अवधारणा है, आदिवासी समाज के लिए जो दिवस दिया गया है, तो इस दिवस में खास करके एक बहुत बड़ा समीक्षा बैठक सरकार के पास होना चाहिए। किस ज़िले से क्या समस्या आया, कौन कौन से बिंदु उभर करके आए, विश्व आदिवासी दिवस में किधर का क्या, किस टाइप का माहौल रहा, इसका समीक्षा सरकार को भी करना चाहिए। और उस पर जो है जो समस्याएं हैं, उस पर कुछ न कुछ कारगर उसका निर्णय लेने का अपने को कदम उठाना चाहिए। तो ऐसा आज के लिए मैं बताना चाहूँगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जो मीडिया है उसके माध्यम से मुझको यहाँ पर अवसर मिला, मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत दिनों से ऐसा सोचता था कि काश मेरे को भी कोई इंटरव्यू लेने आता, तब मैं अपनी मन की बात को आप जनता के सामने, समाज के सामने, सभी भगिनी बंधुओं के सामने रख पाता, देशवासियों के सामने रख पाता। शायद मेरे से बहुत अच्छा तो नहीं बना होगा, लेकिन मेरे दिल के अंदर में या मन के अंदर में जो एक विचार खड़ा था या विचार उमड़ रहा था, उन बातों को शेयर करने का मैंने प्रयास किया है। आप सभी को मैं वंदे मातरम करता हूँ, जय जोहार करता हूँ, मीडिया को भी जय जोहार करता हूँ और अपनी बात को विराम देता हूँ। और टीवी चैनल भाई अमित जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। कितना समय आपने, अमूल समय हमको दिया है, मैं आपका बहुत आभार प्रकट करता हूँ और इस चैनल का भी आभार करता हूँ। सभी को वंदे मातरम, जय जोहार। चलिए, आज बहुत अच्छा एक दिन है, विश्व आदिवासी दिवस है। आप सभी को मैं विश्व आदिवासी दिवस की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं देता हूं और बहुत अच्छे तरीके से समाज का आप लोग विकास में ध्यान दें। जन जन लोग जुड़ें और जुड़ करके एकता बना करके बहुत सारी बुराइयां हैं उनको दूर करने का भी प्रयास करें और समाज को उठाने का अपना बीड़ा लें और आगे आएँ, और तभी हमारा समाज का भी विकास हो सकता है। सभी को हार्दिक बधाई करते हुए जय जोहार, वंदे मातरम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर्वप्रथम आप सभी को मीडिया परिवार की तरफ से विश्व आदिवासी दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामना, और एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद सर अपना कीमती समय देने के लिए। तो साथियों, हमारे बीच थे परमेश्वर सिंह मरकाम जी मनेंद्रगढ़ से। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और ऐसे ही न्यूज़ और ऐसे ही खबर के लिए बने रहें टीजीबी मीडिया के साथ। मैं अमित कुमार, धन्यवाद।